जय हिंद दोस्तों। आज हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं 10 से 16 दिसंबर तक का। इसके बाद हम 17 से 23 दिसंबर तक का भी करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 10 से 16 सितंबर के बीच में सप्ताह के जो प्रमुख दिवस हैं कौन कौन से हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। इसके अलावा अगर हम देखें आगे तो 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को। इसके अलावा 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। अगला हम देखते हैं 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। तो यानी याद रखिए 11 दिसंबर को 2 दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यूनिसेफ दिवस, और 12 दिसंबर को भी 2 दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। इसके अलावा 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कौन सा मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। ये बांग्लादेश विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को हमें विजय मिली थी बांग्लादेश के मामले में पाकिस्तान की सेना से। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है मतलब पहली न्यूज़ पर चलते हैं। अभी तक तो दिवस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2024 को किसे वर्ष 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो श्रेणी है उसके तहत किसको सम्मानित किया गया 10 दिसंबर 2024 को? तो ये सम्मानित किए गए हैं भारतीय इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल। माधव गाडगिल को जो इकोलॉजिस्ट हैं, इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं माधव गाडगिल, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में। अगर हम बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में, और यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, शॉर्ट इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसे यूनेप कहते हैं, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की वर्ष 2005 में। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जो लोगों को ग्रह की रक्षा के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले को दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम माधव गाडगिल के बारे में बात करें तो माधव गाडगिल जो है एक भारतीय पारिस्थितिकीविद यानी इकोलॉजिस्ट, शिक्षाविद, लेखक और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक हैं। वर्ष 1981 में इन्हें पद्मश्री और 2006 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो याद रखिएगा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का जो पुरस्कार दिया गया है इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल जी को दिया गया है। और अगर हम बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की, तो ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जो लोगों और ग्रह की रक्षा के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले को दिया जाता है। अगर हम माधव गाडगिल जी के बारे में बात करें तो ये भारतीय पारिस्थितिकीविद, शिक्षाविद, लेखक और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक हैं। वर्ष 1981 में इन्हें पद्मश्री मिला और 2006 में पद्म भूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय फिल्म मेकर को 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? तो याद रखिएगा जो 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड हैं उसमें बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है पायल कपाड़िया जी को। पायल कपाड़िया जी ने एक मूवी बनाई है, उनकी मूवी का क्या नाम है? ऑल वी इमेजिन इज लाइट को 82वें गोल्डन ग्लोब में 2 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 82वें गोल्डन अवार्ड में 2 श्रेणियों में नामित किया गया। वो दो श्रेणियाँ कौन सी हैं? वो है बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की, जो बेस्ट मोशन पिक्चर है वो एक श्रेणी ये हो गई, और दूसरी है बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। तो याद रखिएगा पायल कपाड़िया जी की जो मूवी है ऑल वी इमेजिन इज लाइट को
82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी? पहली श्रेणी है बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज की श्रेणी, और दूसरी है बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। पायल ऐसी पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं जिन्हें गोल्डन ग्लोब के लिए नॉमिनेट किया गया, जिन्हें इस पुरस्कार के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। ये ऐसी पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं, फिल्म निर्माता हैं। इनकी पहली, अगर हम बात करें पायल कपाड़िया जी की, तो इनकी पहली डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, क्या थी? इनकी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम क्या था? ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ने वर्ष 2021 में कान फिल्म समारोह में गोल्डन आई अवार्ड जीता था। तो याद रखिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट टाइप में आ जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके से बनाए गए हैं। और वनडे एग्जाम के हिसाब से तो आपको इसमें मिल ही जाएगा कि जैसे किस भारतीय फिल्म मेकर को 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है, तो आप बताएंगे पायल कपाड़िया। या पूछा जा सकता है किस मूवी के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ऑल बी अमेजिंग इज लाइट के लिए। और कौन सी श्रेणी में नॉमिनेट किया गया, तो बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज और बेस्ट डायरेक्टर के लिए। और पायल ऐसी पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं जिन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा पायल कपाड़िया को अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए वर्ष 2021 में कौन फिल्म समारोह में गोल्डन आई अवार्ड पुरस्कार इन्हें मिला था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH यहाँ पे तो मेरे हिसाब से डबल आई होना चाहिए। तो कुल मिला के भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किस नाम से एक उन्नत AIML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को म्यूल खातों का पता लगाने और उन्हें कम करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो कौन सा डिज़ाइन किया है, तो इसका नाम क्या है? म्यूल हंटर नाम है, म्यूल हंटर AI। तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने किस नाम से एक उन्नत AIML मॉडल जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को म्यूल खातों का पता लगाने, उन्हें कम करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है म्यूल हंटर AI। अब हम थोड़ी आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आप लोग ये बताइए म्यूल अकाउंट क्या होते हैं या म्यूल किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम जो शॉर्ट्स डालते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, उसमें हम ऐसी जानकारी देते रहते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। कभी कभी टेक्स्ट फॉर्म में भी आजकल ज़्यादा डाले गए हैं, वीडियो फॉर्म में जल्दी आपके लिए शुरू करेंगे फिर से। तो दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न को देख रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु के अवध सहेश्वर मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले अवध सहेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसको मिला है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला है? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार। अब हम देख लेते हैं, तमिलनाडु के अवध सहेश्वर मंदिर और मुंबई की BJPCI परियोजनाओं ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जो है जीता है। अब हम देखते हैं अवध सहेश्वर मंदिर के बारे में। तो अवध सहेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित तंजावुर जिले के थुक्काची में है। तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थुक्काची में स्थित है और यहाँ पे भगवान दक्षिणामूर्ति जो भगवान शिव हैं, उन्हें भगवान दक्षिणामूर्ति को समर्पित है। वहाँ पे दक्षिणामूर्ति नाम से भगवान शिव का नाम है। क्या नाम है? दक्षिणामूर्ति। तो भगवान दक्षिणामूर्ति को समर्पित है यह मंदिर। लगभग 1300 साल पुराना है ये मंदिर। और इसका अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किया था राजा विक्रम चोल और कुलोथुंगा चोल ने इसका निर्माण करवाया था। अगली न्यूज पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में।
और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगली न्यूज़ पर चलते हैं, मतलब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जो मिशेल बाचेलेट हैं, ये चिली देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में, तो यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है। इसे निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया? अगर हम बात करें भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी के बारे में, तो इसका अनावरण किया एच डी कुमारस्वामी ने। एच डी कुमारस्वामी जो वर्तमान में केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया है। एच डी कुमारस्वामी वही हैं, एच डी देवगौड़ा के पुत्र हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि एच डी कुमारस्वामी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 दिसंबर 2024 को 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का देहरादून में उद्घाटन किया गया। इस संस्करण के लिए थीम क्या है? तो इस संस्करण के लिए जो थीम रखी गई वर्ष 2024 के लिए, वो थी डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। तो 12 दिसंबर 2024 को 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन जो देहरादून में किया गया। और इस संस्करण के लिए थीम क्या थी? इस संस्करण के लिए थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। 12 दिसंबर 2024 को 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो 12 दिसंबर को जो 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये डोनाल्ड ट्रंप को किया गया है। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। मतलब 20 जनवरी 2025 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से उम्मीदवार थे राष्ट्रपति पद के लिए। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई पैलेस जैम प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? अगर हम बात करें जैम प्लेटफॉर्म, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, इसको पूर्ण रूप से लागू करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। अगली न्यूज़ पर देखते हैं, मतलब अगला प्रश्न है, 12 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान की खरीद के लिए हस्ताक्षर किए हैं? अगर हम बात करें 12 सुखोई जो 30 डील की गई है, ये किसके साथ की गई है रक्षा मंत्रालय की? ये की गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL कहते हैं, इसके साथ इसकी डील की गई है। तो आप लोग HAL का फुल फॉर्म जो होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका आप लोग ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अगर हम झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो उनको चुने गए हैं रविंद्र नाथ महतो। रविंद्र नाथ महतो को झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और ये लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं।
अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 11 दिसंबर 2024 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर बने हैं वो हैं संजय मल्होत्रा जी। आप लोग ये बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय तो मुंबई है। आप लोग ये बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किस वर्ष किया गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। अगर हम बात करें आईएनएस तुसिल के बारे में तो इसका जो निर्माण किया गया है ये रूस के सहयोग से किया गया है, लेकिन हालांकि ये जो आईएनएस तुसिल है इसका जो इंजन बना है वो यूक्रेन में बना है, इसे भी याद रखिएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं और इसको शामिल रक्षा मंत्री की उपस्थिति में रूस में एक कौन सी कलिनिनग्राद करके शायद डॉकयार्ड है, वहाँ पर इसको भारतीय सेना में कमीशन किया गया, भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है जॉन महामा हाल ही में किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम जॉन महामा के बारे में बात करें तो ये घाना के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में घाना की राजधानी के बारे में बताइए कि घाना की राजधानी क्या है। अगली न्यूज पर चलते हैं यानी अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो शुरू की गई है हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। आप सभी जानते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी मरलेना जो हैं, मैं तो ये नाम ही भूल रहा हूँ थोड़ी सा, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनका पूरा मतलब सही नाम क्या है। मुझे लग रहा है अतिशी मरलेना नाम है उनका। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई। तो दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। दिल्ली सरकार महिलाओं को 1000 रुपये देगी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को 1000 रुपये देने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। इस योजना का ऐलान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को किया। अब अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 16 दिसंबर 2024 को कहाँ नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें संपर्क पहल के बारे में तो संपर्क पहल किसकी है, भारतीय नौसेना की है। और इसका जो चौथा संस्करण है कब लॉन्च किया गया, 16 दिसंबर 2024 को। कहाँ लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र में। तो हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। संपर्क 4.0 या संपर्क के चौथे संस्करण के तहत एक अधिकारी 5 नाविकों की एक टीम महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में 10 दिनों की यात्रा करेगी। मतलब यात्रा की है क्योंकि ये बीत चुका है, इसलिए 10 दिनों की यात्रा करेगी। इसमें करेगी लिखा है तो यात्रा की। और ठाणे, नासिक में मतलब देवलाली, औरंगाबाद, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर और पुणे में स्थित प्रत्येक ECHS पॉलीक्लिनिक्स में संवादात्मक और सारगर्भित सत्र का आयोजन करेगी। संपर्क जो नौसेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो कुल मिला के जो संपर्क अभियान है ये जो नौसेना के सेवानिवृत्त सैनिक हो चुके हैं, वीर नारियां या उनके जो परिवार हैं, उन सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मतलब ये सब जो अभियान है इसको चलाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिवारों के बीच विश्वास की गहरी भावना को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अपनी बात की सुनवाई होने, सहायता मिलने और देखभाल हासिल होने का एहसास हो। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। अगर हम बात करें भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई अक्टूबर 2024 में, तो ये 3.5% की जो है वृद्धि दर्ज की गई। अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे कहते हैं IIP, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान हर महीने की 12 तिथि को
और अगर 12 तिथि को कभी छुट्टी हो, 12वीं तिथि को यदि कभी छुट्टी हो तो पिछले कार्य दिवस पर यानी 11 तारीख को ही 6 सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं। अक्टूबर 2024 के लिए ये जो उत्पादन सूचकांक है विकास दर 3.5% है, जो सितंबर 2024 में 3.1% थी। तो यही जो विकास दर है, औद्योगिक उत्पादन विकास दर जो है अक्टूबर 2024 में 3.5% है और यही सितंबर 2024 में 3.1% थी। अगर हम बात करें अक्टूबर 2024 के लिए 3 क्षेत्रों खनन, विनिर्माण और बिजली की वृद्धि दर क्रमशः 0.9%, 4.1% और 2% है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकुंभ मेले से पहले प्रयागराज में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। थोड़ी इसका डिटेल देख लेते हैं। इन परियोजनाओं में 10 नए सड़क पुल, फ्लाईओवर, स्थायी घाट और नदी के किनारों की सड़कों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के प्रमुख गलियारों का उद्घाटन करेंगे, मतलब उद्घाटन किया, क्योंकि ये न्यूज पहले की है ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के प्रमुख गलियारों का उद्घाटन किया। इनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी और आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं की सहायता करने के लिए एआई चैटबॉट जो है एआई चैटबॉट सहायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ सहायक चैटबॉट का अनावरण किया। तो याद रखिएगा, एक चैटबॉट का भी अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चैटबॉट का क्या नाम है? कुंभ सहायक चैटबॉट। ये एक एआई चैटबॉट है और यह 11 भाषाओं में अवेलेबल है, जिससे श्रद्धालु कुंभ से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे पूछ सकेंगे। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि प्रयागराज में कुंभ कब लग रहा है, तो प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है 11 दिसंबर 2024 से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है? अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के बारे में, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में राज्य शासन के निर्देशानुसार 11 दिसंबर 2024 से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू हो गया है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की, तो यह 11 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ है, लेकिन 26 जनवरी 2025 तक यह चलाया जाएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 11 दिसंबर को किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है? तो अगर हम बात करें हीमोफीलिया ए के लिए जो पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की गई है, ये की गई है भारत के द्वारा, अपने भारत देश के वैज्ञानिकों के द्वारा हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की गई है। यह क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में स्टेम सेल अनुसंधान द्वारा विकसित और जैव प्रौद्योगिकी विकास द्वारा समर्थित किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो पहली मानव जीन थेरेपी है, ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है और इसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित किया गया, मतलब समर्थन दिया गया है कि ये सही है, ये सही काम कर रही है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है हाल ही में कहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? अगर हम बात करें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति का अनावरण किया गया, ये किया गया जोधपुर राजस्थान में, और इसका अनावरण कब किया गया? 8 दिसंबर 2024 को। अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना कहाँ लॉन्च की है? तो बीमा सखी योजना के बारे में अगर हम बात करें, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा में बीमा सखी योजना को लॉन्च किया गया। बीमा सखी योजना क्या है? इसमें जो है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको बीमा एजेंट के रूप में उन्हें मतलब एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा
और जिससे वो लोगों का, गांव में जो लोग हैं उनका बीमा कर सकें, जिससे उन्हें बीमा करने की एवज में उन्हें कुछ कमीशन दिया जाएगा। और ये कमीशन पहले 3 वर्षों में एक तरीके से प्रशिक्षण के रूप में इन्हें कार्य करवाया जाएगा। तो उन 3 महीनों में अलग अलग स्टाइपेंड इसके लिए दिया जाएगा। अगर हम बात करें मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी की, तो बीमा सखी योजना के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि 18 से 60 वर्ष तक है कि 70 वर्ष तक है, मुझे लग रहा है कुल मिला के न्यूनतम जो आयु है 18 वर्ष है, और हाई स्कूल पास जरूर होना चाहिए। अधिकतम उम्र में थोड़ी सा कन्फ्यूजन है, 60 साल है या 70 साल है, आप लोग थोड़ी देख लीजिएगा। और जो ग्रेजुएशन की होंगी बीमा सखी, उनका जब 3 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो उनके पास LIC में विकास अधिकारी बनने का भी मौका होगा। अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो जो भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं, जिनका नाम है विक्रम मिस्री, ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना अपने देश से बाहर चली गई हैं। और वर्तमान में जो है मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार को संभाल रहे हैं बांग्लादेश की। कौन संभाल रहे हैं? मोहम्मद यूनुस। अगली न्यूज पर चलते हैं। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है और बंग बंधु किसे कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में किसे BCCI का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है? तो अगर हम बात करें BCCI के कार्यकारी सचिव के बारे में, तो इन्हें नियुक्त किया गया है देवाजीत सेकिया को। BCCI का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और BCCI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं रोजर बिन्नी। और ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं जैसा है। ICC के सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं जैसा है। अगली न्यूज पर चलने से पहले कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा कि BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है और ICC का मुख्यालय कहाँ पर है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में रिम तालबा जीन मैनुअल ओउएड्रागो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो रिम तालबा जीन मैनुअल ओउएड्रागो को बुर्किना फासो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसे याद रखिएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं। 15 दिसंबर को किसने ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब जीता? अगर हम बात करें ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब के बारे में, तो ये जीता है, किसने जीता है? ये जीता है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। किसने जीता है? ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने जीता है। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की काई यान ने फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 और 21-16 से हरा दिए। पीपल्स, अच्छा ये जो है, हाँ एक बार प्रश्न को और देख लीजिए, थोड़ी समझा दिया जाएगा अच्छे से। 15 दिसंबर 2024 को किसने ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल खिताब जीता? तो ये तो जीता है ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। किसने? ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने जीता है। अगर हम महिला एकल के बारे में बात करें तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की यानी चीन की काई यान ने जीता। इन्होंने फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा को 21-14 और 21-16 से हराया। अगली न्यूज पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो किसने गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ये जीता है सतीश करुणाकरण ने। इसी चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो ने जीता है। तो याद रखिएगा, गुवाहाटी मास्टर्स का बैडमिंटन एकल पुरुष खिताब किसने जीता? सतीश करुणाकरण ने। और इसी चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब जीता है भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रिस्टो ने। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन विजेता। तो देख लेते हैं। पुरुष एकल है सतीश करुणाकरण जो भारत के हैं, इन्होंने बीटी जुआन चैन को हराया। और इसके अलावा पुरुष युगल में चियावेजी लिविस सेंग हाओ मलेशिया के हैं। महिला एकल जो जीती हैं वो अनमोल खरब जीती हैं भारत की,
कुछ गड़बड़ा गया, हाँ। जो महिला एकल है वो अनमोल खरब चीन की यान यान से 21-14, 13-21 और 19-21 से हार गई। महिला युगल का खिताब जीता अश्वनी पोनप्पा और तनीषा क्रिस्टो, भारत की हैं इन्होंने। और मिश्रित युगल का खिताब जीता झोंग हान पू बाओ ली जिंग, ये चीन के हैं। तो अब हम अगली न्यूज पर चलते हैं, आप लोग देख लीजिएगा कौन किससे जीता, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि चाइनीज नाम बोलने में दिक्कत पड़ रही है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में अभय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें अभय कुमार के बारे में, तो अभय कुमार को जॉर्जिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी अल्जीरिया में भारत की राजदूत हैं, जिन्हें सितंबर 2024 में नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत की राजदूत हैं, इन्हें अक्टूबर 2024 में नियुक्त किया गया था। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, तो ये बने संजय मल्होत्रा, शायद दोबारा क्वेश्चन आ गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक कितने गाजी आए कितने गाजी गए के लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन बुक के लिए क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड जीता। तो अगर हम बात करें क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड के बारे में, तो ये जीता है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कवलजीत सिंह ढिल्लों ने। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड ने इंसोल इंडिया के साथ मिलकर दिवालियापन समाधान, विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कहाँ पर किया, तो ये किया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। अगर हम बात करें 2200 मीट्रिक टन चावल के बारे में, तो भारत ने म्यांमार को भेजा है। म्यांमार की राजधानी क्या है, नई पीदा म्यांमार की राजधानी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि म्यांमार की मुद्रा क्या है और वर्तमान में म्यांमार में किसका शासन चल रहा है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट है। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट और पड़ोसी प्रथम नीतियों के तहत 7 दिसंबर 2024 को म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी। अच्छा, ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा, तो म्यांमार को भेजा है। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट और पड़ोसी प्रथम नीतियों के तहत 7 दिसंबर 2024 को म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। अगली न्यूज है, प्रतिवर्ष बोधि दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात करें प्रतिवर्ष बोधि दिवस के बारे में, तो ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष बोधि दिवस। अगली न्यूज को देखते हैं। पवन कंपेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम में ई फुटबॉल में कांस्य पदक जीता। भारत के पवन कंपेली ने बैंकॉक में आयोजित 2024 एशियाई ई स्पोर्ट गेम्स में ई फुटबॉल में कांस्य पदक हासिल करके इतिहास रच दिया है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहाँ 6वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। अगर हम बात करें 6वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बारे में, तो ये कहाँ पर किया गया, इसकी शुरुआत की गई नर्मदापुरम होशंगाबाद में। नर्मदापुरम होशंगाबाद में इसकी शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को औद्योगिक विकास और रोजगार के केंद्र में परिवर्तित करने के लिए 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, तो नाम सभी जानते हैं, डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल के बारे में बात करें तो मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। आप लोग ये बताइए कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, जहाँ ये देख लेते हैं कि उद्योग वर्ष 2025 के तहत आयोजित इस कॉन्क्लेव का मकसद प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहाँ 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया, तो ये नर्मदापुरम
होशंगाबाद जिसे नाम से जानते थे पहले, उसमें इसका उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को औद्योगिक विकास और रोजगार के केंद्र में परिवर्तित करने के लिए 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव REC का शुभारंभ किया। उद्योग वर्ष 2025 के तहत आयोजित इस कॉन्क्लेव का मकसद प्रदेश के हर क्षेत्र को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कॉन्क्लेव का थीम नए क्षितिज नई संभावनाएं रहा। इस कॉन्क्लेव का जो थीम है नए क्षितिज नई संभावनाएं रहा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में सेबी ने स्टॉक ब्रोकर नियमों और बाजार विनियमनों के उल्लंघन के लिए रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड RSL पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो सेबी ने स्टॉक ब्रोकर नियमों और बाजार विनियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अगली न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो अंडर-19 एशिया कप जो जीता है, कौन जीता है? बांग्लादेश जीता है। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम हासिल करने में कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। दुबई में खेले गए फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को 59 रन से हराया। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किस एयरलाइंस को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो ये कौन सी एयरलाइन है? ब्रुसेल्स एयरलाइन है। एयर हेल्प के अनुसार 2024 के लिए ब्रुसेल्स एयरलाइंस को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया। और इस जो है एयर हेल्प के अनुसार 2024 के लिए ब्रुसेल्स एयरलाइंस को दुनिया के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। इसका स्कोर 8.12 है। और कतर एयरवेज 8.11 के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस 8.04 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, सितंबर 2024 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सितंबर 2024 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? OECD ने भारत के GDP विकास पूर्वानुमान को वित्त 2024-25 में 6.7% और 2025-26 में 6.8% रखा है। अगली न्यूज पर चलते हैं, यानी अगला प्रश्न, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? 6 दिसंबर 2024 को IIT मद्रास ने 410 मीटर लंबे हाइपरलूप ट्रैक परीक्षण ट्रैक जो है बनाया गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नासा के नए प्रमुख बने जेरेड इसाकमैन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नासा का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे नासा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नासा के प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं जेरेड इसाकमैन जी। अगली न्यूज पर देखते हैं। अगली न्यूज है, 7 से 15 दिसंबर 2024 तक जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन किया। और
यह कहाँ मतलब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया मस्कट, ओमान में। 10वीं महिला जूनियर एक एशियाई हॉकी मस्कट एशियाई हॉकी कप मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। तो 10वीं जो महिला जूनियर एशिया कप हॉकी है, ये मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। निर्धारित समय के अंत में 1-1 से बराबरी के बाद पेनल्टी शूटआउट में भारत ने चीन पर 3-2 से विजय हासिल की। भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया ने FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया। तो अगली इस न्यूज़ को एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। 7 से 15 दिसंबर तक जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? मस्कट, ओमान में किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण था। 10वां महिला जूनियर एशिया हॉकी कप है। भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। तो भारतीय टीम ने जो जीता है वो लगातार दूसरी बार महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। निर्धारित अंक के समय तक 1-1 बराबरी होने के बाद पेनल्टी शूटआउट में भारत ने चीन पर 3-2 से जीत हासिल की। भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया ने FIH महिला जूनियर विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे भारत की महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया है? स्वीडन के जोकिम एलेक्जेंडरसन को 5 दिसंबर 2024 भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे भारत की पहली महिला अंडर-20 और अंडर-17 राष्ट्रीय टीमों का मुख्य कोच नियुक्त किया। तो यह स्वीडन के जोकिम एलेक्जेंडरसन को। 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? अगर हम बात करें राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में, तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुरू हुए इस समिट में 9 से ज़्यादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुरू हुए इस समिट में 9 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, कई सेलिब्रिटी और देश विदेश के बड़े छोटे उद्योगपति शामिल हुए। समिट में 32 देशों ने भाग लिया, जिनमें 17 पार्टनर कंट्री शामिल थे। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदेश में प्रवासी राजनीति दिवस मनाया जाएगा। अगली राजस्थान समिट 9 से 11 दिसंबर को 2026 को आयोजित होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये द्विवार्षिक के आधार पर, ये जो है द्विवार्षिक, कहाँ गया, हाँ, फिर अभी बात करते हैं। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रदेश में प्रवासी भारतीय स्थानीय दिवस मनाया जाएगा। अगली जो राजस्थान समिट है 9 से 11 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को 30,000 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की सौगात जो दी है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PM आवास योजना के तहत राजस्थान में 3,41,620 घरों के निर्माण की घोषणा की है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, मेडिटेशन से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने और ध्यान अभ्यास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की स्वीकृति दी है? तो ये 21 दिसंबर को स्वीकृति दी है। तो दोस्तों इसके आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है। किसने 6 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 का शुभारंभ किया? तो ये किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। यूपी ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूपी ग्रिप जो टायर है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया है वो महेंद्र सिंह धोनी को किया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अगर हम बात करें हिमभोग नाम से जो है मक्के की आटा लॉन्च करने की घोषणा की है, ये हिमाचल प्रदेश ने की है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में किस देश को नशीली दवाओं पर आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? तो ये अपने प्यारे भारत को नशीली दवाओं पर जो आयोग है CND आयोग, इसके 68वें सत्र यानी 68वें सीजन की अध्यक्षता के लिए किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। अगली न्यूज है, 7 दिसंबर 2024 को किसने हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। 13 दिसंबर को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अगर हम बात करें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के बारे में, तो 13 दिसंबर को बने फ्रेंकोइस बायरू। फ्रेंकोइस बायरू जो हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 9 से 10 दिसंबर 2024 को 9 से 10 दिसंबर 2024 को 9 से 10 दिसंबर 2024 को इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अगर हम बात करें IIGF 2024 के आयोजन के बारे में, तो ये भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, श्रीलंका क्रिकेट के प्रमुख शमसी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यानी श्रीलंका क्रिकेट के जो प्रमुख है शमसी सिल्वा, उन्हें एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के इससे पहले अध्यक्ष थे जयसाय थे, वो वर्तमान में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के चेयरपर्सन बन चुके हैं। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, अगली न्यूज है 5 दिसंबर को सुनील मेहता को फिजी गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कर्नाटक संगीत, पारंपरिक शिल्प, पाक कला विरासत का एक भव्य उत्सव कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण 6 से 8 दिसंबर 2024 तक विजयवाड़ा के तुम्मलपल्ली क्षेत्रीय कला सभागार में आयोजित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी हो याद रखिएगा। अगली न्यूज है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई? तो पर सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 के बारे में। ये कब से कब तक आयोजित की गई? 6 दिसंबर से 16 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? बहरीन के मनामा में, यानी बहरीन देश है और मनामा शायद राजधानी या शहर जो भी है यहाँ की मनामा है, यहाँ पर आयोजित की गई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। अब देखते हैं, चीन की ली यान ने महिलाओं के 87 किलोग्राम में सबसे अधिक वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते। तो याद रखिएगा, चीन की ली यान ने महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर हम बात करें चीनी टीम की, तो चीनी टीम ने कुल 14 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक ही जीते हैं। तो इसमें 8 9 8 17 17 4 21 31 टोटल स्वर्ण पदक, मतलब 31 टोटल पदक जीते, जिनमें 14 स्वर्ण, 31 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में एक भी पदक नहीं जीता है। अगर हम बात करें भारत ने इस प्रतियोगिता के लिए कितने भारोत्तोलकों को मैदान में उतारा था, तो इन्होंने 3 भारोत्तोलकों को मैदान में उतारा था। 3 कौन कौन से थे? 3 कौन कौन से हैं? 3 हैं दीति मोनू सोनोवाल, ज्ञानेश्वरी देवी और विद्या रानी देवी। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, 4 से 11 दिसंबर 2024 तक कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण आयोजित किया गया। इस बार महोत्सव का विषय, मतलब इस बार महोत्सव का थीम कंट्री कौन था? इस बार महोत्सव का जो थीम कंट्री था वो फ्रांस था। हाल ही में किसने अल्टर प्रदर्शनी के लिए विज्ञान प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 को जीता? अगर हम बात करें अल्टर प्रदर्शनी के लिए जो ब्रिटेन का टर्नर पुरस्कार
2024 है, ये स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर ने जीता है, याद रखिएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हो गया। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 15 दिसंबर को किसने जलवाहक योजना की शुरुआत की? केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने जलवाहक परियोजना की शुरुआत की। अगले न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है अगली न्यूज पर चलने से पहले देख लेते हैं जलवाहक योजना क्या है। जलवाहक योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों की व्यापार क्षमता को बढ़ाना और रसद जो है कम करना है। इस योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 और 16 बराक नदियों पर टिकाऊ और लागत प्रभावी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है 14 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या रही? सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो 2024 में मनाया गया, कब मनाया गया? 14 दिसंबर 2024 को। वर्ष 2024 के लिए इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वर्ष 1991 से विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो मनाया जा रहा है। हाँ, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है मनाया जा रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस वर्ष 1991 से विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मनाया जा रहा है। और 12 दिसंबर 2024 को विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने किस देश को 25वें फुटबॉल पुरुष विश्व कप की मेजबानी सौंपी है? तो 25वें फीफा पुरुष विश्व कप की जो मेजबानी है वो सऊदी अरब को सौंपी गई है। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है 12 से 22 दिसंबर 2024 तक 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो 12 से 22 दिसंबर 2024 तक है 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन जो किया जा रहा है, कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली के इंडिया गेट पर। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक और न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इसका जो है उद्घाटन किया था। अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज है, कुछ अगर रिपीट हो जाए तो देख लीजिएगा। 12 से 15 दिसंबर 2024 तक 10वें आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया देहरादून उत्तराखंड में, और उत्तराखंड ने पहली बार इस वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करी है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है हाल ही में भारत के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इनके पिता भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, उनका नाम था उस्ताद अल्लाह रखा। और अगर हम बात करें मशहूर तबला उत्पादक जाकिर हुसैन के बारे में तो इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 9 मार्च 1909 तो हाल ही में जो मशहूर तबला वादक हैं जाकिर हुसैन जी, इनका निधन कहाँ पे हो गया? मतलब इनका निधन 73 वर्ष की उम्र में हो गया। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे पिता जाकिर हुसैन मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह खां रक्का के पुत्र थे। हुसैन ने इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया था और मुंबई के सेंट माइकल हार्ड स्कूल और जेवियर्स जो है कॉलेज से पढ़ाई की एवं वाशिंगटन विद्यालय में संगीत की डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और वर्ष 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए तथा कुल 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से 3 2024 में ही और 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में जो है
अच्छा 3 2024 में ही, और एक जो है 66वें ग्रामी अवार्ड्स में मिला था। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, इसके अतिरिक्त इन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और ठीक ही हो गया था, हाँ। इसके अतिरिक्त इन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 12 दिसंबर 2024 को भारत के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का जो अवार्ड है किसे हरा कर जीता। तो ये हराया इन्होंने चीन के डिंग लेडेन को। सबसे कम उम्र 18 वर्ष में खिताब जीतने वाले डी गुकेश दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगली न्यूज पर देखते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कह सकते हैं द्वारा जारी वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक सौर क्षमता कितनी बढ़ गई है। 1419 जो है गीगावाट जो है वैश्विक सौर क्षमता बढ़ गई है, बढ़कर हो गई है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे ऐसा भी कहते हैं, ISA द्वारा विश्व सौर रिपोर्ट 2024 जो है जारी की गई है। इसके अनुसार वैश्विक सौर क्षमता 2022 में 1.22 गीगावाट थी। इससे 1.22 गीगावाट से बढ़कर वर्ष 2023 में 1419 गीगावाट हो गई। मतलब बढ़कर क्या, घट के कहा जाएगा। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, 11 दिसंबर 2024 को भारत में पहली बार किस रोग के लिए मानव जीन थेरेपी सफलतापूर्वक विकसित की है। तो यह है हीमोफीलिया ए के बारे में। भारत में गंभीर हीमोफीलिया ए के उपचार के लिए लेटी वायरल वेक्टर का उपयोग करके जीन थेरेपी की गई। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में स्टेम सेल अनुसंधान द्वारा विकसित जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्पित इस चिकित्सा ने परिवर्तनकारी परिणाम दिखाए। यह ब्रिक इन स्टेम की एक ट्रांसलेशन इकाई है। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में किसे सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अगर हम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बात करें तो मोहम्मद अल बशीर जो हैं, और ये जो है मार्च 2025 तक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज है, 4 से 11 दिसंबर 2024 तक भारतीय भाषा उत्सव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय भाषा कला उत्सव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। कब से कब तक? 4 से 11 दिसंबर 2024 तक इसका जो है आयोजन किया गया है। अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय भाषा उत्सव के बारे में, तो भारतीय भाषा उत्सव महाकवि भारती को श्रद्धांजलि है। इसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, उसका जश्न मनाना, जो हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक ताने बाने में मतलब अंतर्निहित है। 11 दिसंबर 2024 को पूज्य महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती मनाई गई। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहीं पर पूरा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।